बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश शुक्ला और खबरों की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा। पारंपरिक कृषि विकास योजना की उप योजनाओं के तहत रासायनिकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कवायद। कृषि बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना है मकसद। देश भर के 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान। कृषि आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए उपाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन कराया जा रहा है उपलब्ध। सरकार का देश भर के कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का है उद्देश्य। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का पहला पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य रहेगा मानसून। इस साल औसतन 98% बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा इस साल एल नीनो के बढ़ने के कम है आसार। आईएमडी हर महीने के अंत में जारी करेगा रिपोर्ट। और जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम की लॉन्च की। 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें 10 गांवों का करेंगी दौरा। मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्रों को बनाना है सक्रिय। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले आईएमडी की बात करें तो कोरोना महामारी से परेशान देश को मानसून के मोर्चे से एक राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल मानसून सामान्य रहने की उम्मीद की गई है। क्या है मानसून विभाग का पूर्वानुमान, आइए देखते हैं। 2021 सामान्य रहेगा मानसून। मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का पहला पूर्वानुमान। जून से सितंबर तक सामान्य बारिश। देश के अलग अलग हिस्सों में सामान्य रहेगा, सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना। 98% तक जताया पूर्वानुमान। इस बार एल नीनो का असर रहेगा कम। पहली बार मासिक पूर्वानुमान के लिए नई तकनीक मल्टी मॉडल असेंबल विश्व भर में की जा रही है प्रयोग। पहले चरण का पूर्वानुमान अप्रैल 2021, दूसरे चरण का पूर्वानुमान मई 2021 को होगा। मासिक पूर्वानुमान मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में होगा जारी। वहीं और अब मौसम में और कुछ बात करें तो अब एक रिपोर्ट में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देश का मानसून कितना लाभकारी होगा कृषि क्षेत्र में। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखे। धान के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली और नारियल के खेत में सिंचाई कर ले। यहाँ गेहूं और मक्के की कटाई करे। इसी तरह चने और काबुली चने की कटाई करते रहे। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सूरजमुखी और कुसुम की कटाई कर ले। किसान हल्दी की खुदाई करे। इस समय मूंग और तिल के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी बागों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय है। किसान संतरे की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। महाराष्ट्र में प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। कर्नाटक में गेहूं और ज्वार की कटाई कर ले।
साथ ही कुसुम की भी कटाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की रुपाई करे। बैंगन के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। इसी तरह धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आम के खेत में सिंचाई करे। वहीं अदरक और हल्दी की बुआई कर ले। यही काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी लोबिया और कपास की कटाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही काबुली चने की भी कटाई कर ले। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर ले। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दे। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो बिल्कुल अब हम चलेंगे पूर्वानुमान मौसम की बात करेंगे। तो किसानों को फसलों की क्या है असर, और इस पर जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए संवाददाता ओम प्रकाश यादव जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश न्यूज़ रूम से हमारे साथ है। ओम प्रकाश, किस तरह से देखते हैं, अगर पूर्वानुमान की बात करें तो आईएमडी ने पहले ही जारी कर दिया पूर्वानुमान, तो इसका कितना फायदा किसानों को मिलेगा? जी मुकेश, मैं आपको बता दूं, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। देश की जो कृषि है उससे तकरीबन 65% आबादी जुड़ी होती है और इसी आबादी को लेकर कृषि और उससे जुड़े उद्योग धंधों का प्रभाव मानसून के अनुसार पड़ता है। तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किए हैं उससे कहीं न कहीं सरकार और किसानों में बेहद खुशी की लहर है, क्योंकि जो मानसून आएगा उसी के आधार पर कृषि और खेती किसानी पर असर पड़ेगा। 65% जो खेती होती है वो तकरीबन दक्षिण पश्चिम मानसून के आधार पर होती है, और अभी जो मानसून के जो आंकड़े जारी किए गए हैं 98% यानी 98% बारिश होने की संभावना है। इसमें 5% कम या ज्यादा हो सकती है। तो एक तरह से खुशखबरी लेकर आया किसानों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि जब मानसून अच्छा होता है तो बुआई का रकबा बढ़ता है, और रकबा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कृषि उत्पादन भी बढ़ता है। बीते साल जब कोरोना काल था और उस दौरान भी मानसून सामान्य रहा था, और उसी की वजह से आप ये देखिए जून जुलाई में बारिश होती है और अगस्त में 1088 लाख हेक्टेयर में फसलों की बुआई हो चुकी थी, और जो उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया था वो 398 मिलियन टन का था। तो उम्मीद की जाती कि इस बार भी अगर मानसून अच्छा है तो जाहिर सी बात है बुआई का रकबा बढ़ेगा और उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा, जिससे जो देश की 65% आबादी है खेती और किसानी से जुड़ी है उसको फायदा होगा में भी इजाफा होगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। ओम प्रकाश, जिस तरह से कल बारिश देखने को मिली कई क्षेत्रों में और आंधियां भी देखने को मिली और ओले भी पड़े, तो इसका क्या किसानों पर असर पड़ेगा? क्योंकि कई ऐसी फसलें जो कटाई के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हैं, कटाई होने वाली है और कुछ जगह कटाई शुरू भी हो गई है, तो किसानों के लिए क्या ये राहत की खबर है? और ओले को किस तरह से देखते हैं, ओलावृष्टि होना?
जी मुकेश, मैं आपको बता दूं, जो मौसम विभाग ने कल पूर्वानुमान जारी किया, इसके साथ ही मौसम की जो सूचना दी थी, उससे कहीं ना कहीं जो अभी रबी की फसलें हैं उनकी कटाई का मौसम चल रहा है। उत्तर भारत में अभी गेहूं, बाजरा, गेहूं और जो फसलें हैं रबी फसलें, उनकी कटाई का सीजन चल रहा है। तो इन फसलों में अभी अधिकांश फसलें कट गई है और जो फसलें कटी नहीं है उनका अनाज भंडारण अभी पूरी तरह हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, बारिश होने से उन फसलों को नुकसान हुआ है और जो अनाज है वो भीग जाने से उनकी गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उन सभी में बारिश के जो पूर्वानुमान और भारी ओला और तूफान आने की जो संभावना जताई गई, उससे कहीं ना कहीं कृषि को नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ पे अगेती फसलें रबी की बुआई की जाती, गेहूँ, जौ और इनकी, तो उनकी कटाई होने से वहाँ किसानों को फायदा हो सकता है। और जिस तरह से कोविड महामारी का दौर चल रहा है और दोबारा से कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ आपकी तरफ से हिदायत रहेगी, किस तरह से सावधानी बरतें और अपनी फसलों को किस तरह से उचित दामों पर मंडी तक लेकर के जाएं? जी, आपने बहुत सही सवाल किया। भारत सरकार किसानों को, कृषि को आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरह की सहूलियतें और रियायत देती रही है। कोविड का दौर है तो सरकार ने मंडी तक कृषि उत्पादों को ले जाने की, फसल कटाई की स्वीकृति ऑलरेडी दे रखी है। उनको कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसके विशेष प्रावधान किए गए हैं। और जो खरीद के लिए FCI को भी एक निर्देश दिया गया है कि उचित मूल्य पर उनकी खरीदारी की जाए, MSP की दर पर। तो इसमें किसानों को सावधानी रखने की यही बात है कि मुंह पे मास्क लगाएं और कपड़ा लगा के रखें और एक सामाजिक दूरी का पालन करते हुए फसलों की कटाई करें। और जो वेपन्स है जिनसे कटाई की जाती है, एक दूसरे को शेयर न करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करते हुए अपनी फसलों की कटाई करें और बाजार तक जाएँ और अपने कृषि उत्पादों को बिक्री के लिए मंडी तक पहुँचाएँ, ताकि स्वस्थ और सेहतमंद रहने के साथ साथ अपना जो कृषि कार्य है वो भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। ओम प्रकाश, जिस तरह से 2020 में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा था तो लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करी थी, रूफ गार्डनिंग करी, टेरेस गार्डनिंग करी, अपने लॉन में गार्डनिंग करी, तो वो छोटी छोटी फसलों को उन्होंने उगाना शुरू किया। अपने घर में ही वो पर्याप्त सुविधाएं उन्होंने मुहैया करानी शुरू करी, जिसके लिए उनको बाजार में जाना पड़ता था। ऐसे में क्या देखते हैं, 2021 जब दोबारा इसी दौर से गुजर रहा है, तो इस तरह के कुछ नवाचार फिर दोबारा देखने को मिलेंगे? जी, मैं आपको बता दूं, जब कोविड का दौर था तो जो भी शहरों में रहने वाले लोग थे अपने घरों में प्रवास कर गए थे, गांव में आ गए थे। बहुत सारे ऐसे यूथ थे जो इनोवेटिव वर्क करते रहते हैं, कृषि में नए नए स्टार्टअप शुरू करते रहते हैं। उन सभी ने कोरोना का जो काल था उसको एक अवसर में तब्दील करने के लिए अपने घर पे रूफटॉप गार्डनिंग का काम शुरू किया, छत पर बागवानी करने के अलावा किचन गार्डनिंग का काम शुरू किया और जो जैविक उत्पाद है वो घर पे उगाना शुरू किया। और अपने घर की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा किचन गार्डनिंग का माहौल अपने घर पे तैयार किया। तो पड़ोसियों ने और जानकारों ने भी इसको अपनाया और इससे एक नई शुरुआत हुई है। उससे न केवल जो शहरी वातावरण है उसमें पर्यावरणीय शुद्धता सामने आई है, बल्कि शुद्ध और पौष्टिक आहार मिलने के साथ साथ एक नए इनोवेटिव आइडियाज को लेकर युवाओं ने देश के सामने अपने विचार रखे। अभी बहुत सारे ऐसे युवा थे जिन्होंने एक चार्म के तौर पे इस तरह का इनोवेशन किया था, लेकिन बाद में जब कोविड का दौर थोड़ा कम हुआ तो उन्होंने उसको एक स्टार्टअप के रूप में शुरू कर दिया और आज वो एक कारोबारी दुनिया में अपना कदम रखे हुए हैं और उनको इससे बिजनेस शुरू हो रहा है और उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, इस बार फिर से जब कोविड का दौर अभी चल रहा है तो जो युवा जो इनोवेटिव वर्क कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और कृषि से जुड़े अभियांत्रिकी क्षेत्र में भी नए नए नवाचार कर रहे हैं, तो उनको अपने बाजार में प्रोडक्ट लाने से न केवल आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी बल्कि रोजगार और कारोबार के नए आयाम भी वो फिर से स्थापित कर सकेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश, क्योंकि हमेशा ये कहा गया कि आपदा में अवसर ढूंढें और युवाओं ने इसको सार्थक भी करके दिखाया। और अब दोबारा जब कोविड शुरू हुआ तो इसी तरह के कुछ और नए अवसर निकल करके सामने आएंगे और देश एक बार फिर तरक्की की राह पर रुख करेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी का। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर पर बात करेंगे। प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की उप योजना के रूप में शुरू की गई है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिकों के बहिष्कार पर जोर देती है और कृषि बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। BPKP के तहत क्लस्टर निर्माण, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा प्रमाणीकरण और अवशेष विश्लेषण के लिए 12,200 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक प्राकृतिक खेती के तहत 4.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। और बात करें ट्राइफेड की, तो ट्राइफेड की गांव और एक डिजिटल कनेक्ट मुहिम की कुछ बारीकियों से हम आपको रूबरू कराएं। जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने अब तक संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम लॉन्च की है। 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें जुड़ेंगी, जिनमें से प्रत्येक 10 गांव का दौरा करेंगी। प्रत्येक क्षेत्र में 100 गांव तथा देश में 1500 गांव को अगले 100 दिन में कवर किया जाएगा।
इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्र को सक्रिय बनाना है। ट्राइफेड ने समाज के वंचित जनजातीय वर्गों की सहायता के लिए कई पहलों को लागू किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए गौण वन उपज की मार्केटिंग के लिए तंत्र बनाया गया है। जनजातीय समूहों और क्लस्टर तथा वन विकास केंद्रों के जरिए विपणन करता है। विशेष रूप से 2020 में महामारी के दौरान यह स्कीम जनजातियों के लिए रामबाण साबित हुई थी। एमएफपी के लिए एमएसपी स्कीम का उद्देश्य जनजातीय संग्रहताओं के लिए बेहतर माहौल पैदा करना है। उचित मूल्य, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि सुनिश्चित करने के लिए एक संरचना की स्थापना भी करना है। इन 1500 गांवों में वीडीवीके के सक्रिय हो जाने के बाद एक साल में 200 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि संकल्प से सिद्धि देश भर में जनजातीय परितंत्र के पूर्ण परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायता करेगी। वहीं भारत सरकार देश में पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रहा है, जिनका फायदा पशुपालकों को मिल रहा है। अभी गर्मी का मौसम है, ऐसे में पशुओं के लिए चारा, दाना व चारागाह की व्यवस्था के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में पशुओं को लेकर प्रवास करने वाले पशुपालकों को क्या होती है दिक्कत, सरकार से क्या है उनकी मांग, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की राजस्थान सरकार के पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन राइट से। भारत सरकार देश के पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार की इन योजनाओं से जमीनी स्तर पर पशुपालकों और किसानों को कितना फायदा हो रहा है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजस्थान पशुपालक कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय रायका समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन रायका। गोवर्धन जी, भारत सरकार ने पशुपालकों और किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई है आज भी, लेकिन बहुत सारी जरूरतें हैं। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो पशुपालकों को पानी, चारा, दाना और स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? इस बात से बहुत खुशी है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पहली बार पशुपालकों को किसान का साथी और भाई माना है। अब गर्मी का रुत है और गर्मी के अंदर सूखा चारा भी मिलना पशुपालकों को बहुत पशुओं के लिए दुर्लभ है। ये एक मूक पशु है, इसके लिए इस वक्त सूखा चारा भी मिल जाए, गीला या जो भी है आला, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग ये अपने पशुओं को जीवित रखने के लिए अन्य प्रांतों में जाते हैं, उनको पानी की बहुत समस्या होती है, क्योंकि वो हर रोज़ इधर उधर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर घूमते रहते हैं। उनको पानी ढूंढना पड़ता है, पानी मिलना भी दुर्लभ है। आप भारत सरकार से कौन सी मांग चाहते हैं कि उससे किसानों और पशुपालकों को फायदा हो? आज किसानों की रोजी रोटी तो है फसल, और जिसका भारत सरकार बीमा कर रही है, लेकिन पशुपालकों की रोजी रोटी ये पशुधन है, और पशुधन का बीमा नहीं होने से इनके लिए मान लो कोई पशु चला जाता है, मर जाता है, उसका एक पैसा भी नहीं मिलता है। उनकी बीमा योजना भारत सरकार से मैं बार बार कह चुका हूँ और निवेदन है कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए। आप रहबारी समाज से हैं और जो घुमक्कड़ जाती है पशुपालन का काम करती है, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनको गर्मी के मौसम में चारे की समस्या होती है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, उनको कौन कौन सी दिक्कतें आती है और उसके लिए क्या समाधान आप चाहते हैं? कई ऐसे प्रांत हैं जैसे राजस्थान है, अमूमन यहाँ अकाल की स्थिति रहती है। इन भेड़ बकरी ऊँट व अन्य गाय भैंस को जीवित रखने के लिए इन पशुपालकों को अन्य प्रांतों में जाना पड़ता है। अन्य प्रांतों में जाकर एक वन विभाग से इतनी इनको प्रताड़ना मिलती है, क्योंकि ये अनपढ़ कौम होती है, इनको ये पता नहीं कि ये जंगल रिजर्व है या नहीं है, और वहाँ अगर कारणवश किसी भूल से वो चले जाते हैं तो उनके ऊपर मनमानी ढंग से पैसे वसूले जाते हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन होगा, जो भी वन विभाग रेंज रिजर्व है तो वो उसकी सूचना उन भेड़ पालकों को पहले दे देनी चाहिए, ताकि कारणवश वो वहाँ नहीं जाए। बाहर जाने पर इनको जगह जगह पानी नहीं मिलता है, जगह जगह मैं तो ये कहता हूँ औरतों को इतनी कठिनाई होती है, हमारे माताओं बहनों को नया नया रोज़ चूल्हा लगाना पड़ता है। क्यों नहीं इनके लिए भी
एक ऐसी गैस रसोई गैस के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। भारत सरकार वन नेशन वन कार्ड योजना लागू कर रही है, ऐसे में इनके लिए भी राशन कार्ड बनाए अगर जाते हैं तो कितना फायदा होगा। एक दूसरे राज्य में अगर जाते हैं वहाँ अपना अनाज ले सकते हैं कोटे का। ये अगर भारत सरकार एक देश एक राशन कार्ड बना देती है तो इन घुमक्कड़ जातियों को, इन घुमक्कड़ पशुपालकों को बहुत बड़ी सुविधा होगी, क्योंकि कहीं भी अन्य प्रांत में जाएंगे इनको आसानी से ये राशन सामग्री मिल जाए। उसके साथ साथ मैं तो इनसे निवेदन करता हूँ एक गैस सिलेंडर भी इनको वहाँ फ्री देना चाहिए। तो ये थे अखिल भारतीय रायका समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवर्धन रायका, जिनका मानना है कि भारत सरकार ने देश के पशुपालकों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई है, जिनका फायदा तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन अब और भी बहुत सारी योजनाएं बाकी है, जिनको अगर राज्य सरकार के साथ तालमेल करके केंद्र सरकार अगर लागू करवा देती है तो उनको न केवल पशुपालकों को फायदा होगा, बल्कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब प्रवास करते हैं पशुधन चारागाह में जाने के लिए तो वहाँ भी इनको काफ़ी सारी सहूलियत होगी। ओपी यादव, DD न्यूज़, अजमेर। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय अन्नम क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर ने पशुओं के आहार को बनाने के लिए पशु आहार सौर चूल्हे का निर्माण किया है। कैसे करेगा ये काम, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान में सार्वजनिक सौर ऊर्जा की उपलब्धता को देखते हुए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर ने पशुओं के आहार को बनाने के लिए पशु आहार सौर चूल्हे का निर्माण किया है। इस सौर चूल्हे में किसान 8 से 10 किलो पशु आहार पका सकता है। इसमें बनने वाला पशु आहार बिल्कुल पौष्टिक होगा, जिससे पशुओं की दूध की उत्पादित क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इसका उपयोग कर प्रतिवर्ष 1000 किलो लकड़ी की बचत किसान कर सकते हैं। कृषि अभियांत्रिकी एवं नवीनीकरण ऊर्जा प्रभाग के प्रधान वैज्ञानिक सुरेंद्र कुमार पुनिया ने बताया कि किसानों के लिए बनाए गए इस आहार चूल्हे की लागत बिल्कुल ही कम आती है और किसान उसे अपने खेत या घर पर स्थापित कर सकता है। किसानों के लिए हमने एक पशु आहार सौर चूल्हा निर्मित किया। इस सौर चूल्हे के द्वारा हम 8 से 10 केजी जो पशु आहार तैयार कर सकते हैं प्रतिदिन, जो कि मतलब 3 से 4 जो दुधारू पशु हैं उनके लिए उसमें पशु आहार को हम तैयार कर सकते हैं। और इस सौर चूल्हे की मुख्य विशेषता ये है कि इसमें अगर हम 11 बजे के आसपास अगर हम उसमें अपना आहार रखते हैं तो 3 बजे तक वो आहार तैयार हो जाता है। और वो पशु आहार एक प्राकृतिक रूप से तैयार पशु आहार है, जो कि पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे दूध की उत्पादन की मात्रा भी पशुओं में बढ़ती है। पशु आहार सौर चूल्हे का विकास राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के गांवों में पशु आहार बनाने के लिए किया गया है। ये दोहरे कांच एवं परावर्तक द्वारा निर्मित है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, जो ट्रैकिंग आवश्यकताओं को समाप्त करता है। करीब 1000 किलोग्राम जो लकड़ी है उसकी बचत कर सकते हैं, जो कि जलाने के लिए उपयोग में काम ली जाती है, जो कि करीब 3611 मेगा जूल ऊर्जा के बराबर है। और इसके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी कम कर सकते हैं। तो ये जो है ये युक्ति जो पशु आहार सौर चूल्हा युक्ति है, ये यहाँ के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। पशु आहार तैयार करने के लिए विकसित की गई तकनीक न केवल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करती है, बल्कि ईंधन संरक्षण और मादक पदार्थों की कमी में भी मदद करती है। इस तरह के आहार पकाने का संचालन ज्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है और वे कृषि ऑपरेशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रयास के जरिए किसान समय बचा सकते हैं और कृषि कार्यों की देखभाल के लिए अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और चलते एक बार फिर से नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्राकृतिक खेती सहित पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा। परंपरागत कृषि विकास योजना की उप योजनाओं के तहत रासायनिकों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कवायद। कृषि बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने का है मकसद। देश भर के 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान। कृषि आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर। आयातित दालों और खाद्य तेलों पर निर्भरता को कम करने के लिए उपाय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के उत्पादन में सुधार के लिए राज्यों को धन कराया जा रहा है उपलब्ध। सरकार का देश भर के कृषि में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने का उद्देश्य।
भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया मानसून का पहला पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य रहेगा मानसून। इस साल औसतन 98% बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा इस साल एल नीनो के बढ़ने के कम है आसार। IMD हर महीने के अंत में जारी करेगा रिपोर्ट। और जनजातीय मामले मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि गांव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम की लॉन्च। 100 दिनों की इस मुहिम से 150 टीमें 10 गांव का करेंगी दौरा। मुहिम का मुख्य उद्देश्य इन गांवों में वन धन विकास केंद्र को बनाना है सक्रिय। और किसान समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।